हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KKSG2016 पर। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था हमने, न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी एक ऑब्जेक्ट का दूसरी ऑब्जेक्ट पर जो एक्शन होगा उसी दूसरी ऑब्जेक्ट का उस पहली ऑब्जेक्ट पर वो रिएक्शन होगा। एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर एक्शन कर रही है तथा दूसरी ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट पर उस एक्शन का रिएक्शन कर रही है, इसलिए उसे एक्शन और रिएक्शन फोर्स या फिर एक्शन ऑफ रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। तो बिना देरी के आगे हम शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, जो है न्यूटन का एग्जाम्पल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो जो न्यूटन के थर्ड लॉ है उसके हम आज कुछ एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे। इसमें पहला एग्जाम्पल है हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। देखो क्या होता है कि जब हम किसी सरफेस पर चलते हैं तो पहले एक पैर रखा फिर दूसरा पैर रखा। ऐसा नहीं है कि हम चलते हैं कि दोनों पैर एक साथ कंटिन्यू रखते चलते हैं। जब हम एक पैर रखते हैं तो उससे हम जो फर्श है या फिर जो सरफेस है उसे पीछे की तरफ धकेलते हैं और वो सरफेस हमें आगे की तरफ धकेलता है, जैसे जिसको हम एक्शन और रिएक्शन बोलते हैं। जैसे व्हेन वी वॉक ऑन द ग्राउंड, जब हम किसी सरफेस पर या ग्राउंड पर चलते हैं, देन आवर फुट pushes the ground backward and in return the ground pushes our foot forward। हम अपने पैरों से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलते हैं और फिर वो ग्राउंड हमें आगे की तरफ धकेलता है। The forward reaction exerted by the ground on our foot makes us walk forward। और उस ग्राउंड का जो आगे की तरफ जो हमें धकेलता है उसी की वजह से हम किसी भी ग्राउंड पर या किसी भी सरफेस पर चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया जब कोई भी सरफेस रफ हो। सरफेस दो तरह के होते हैं, एक या तो रफ होगा या फिर स्मूथ होगा। ये किसके लिए था? ये था रफ सरफेस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें स्लिपरी सरफेस के लिए, स्मूथ सरफेस के लिए, इफ़ द ग्राउंड इज स्लिपरी और इफ़ देयर इज एन ऑल आइस, अगर कोई भी ग्राउंड स्लिपरी है या फिर उस ग्राउंड पर बर्फ़ है, इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू वॉक, उस पर चलना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस द फ्रिक्शन इज़ मच लेस। फ्रिक्शन मैंने क्या बताया था? दो सरफेस के बीच का जो अपोजिंग फोर्स होगा उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन। रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा लेकिन स्मूथ या स्लिपरी सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा। एंड वी कैन नॉट एक्सर्ट अ बैकवर्ड एक्शन फोर्स ऑन द स्लिपरी ग्राउंड और आइस विच वुड प्रोड्यूस ए फॉरवर्ड रिएक्शन फोर्स ऑन अस। उस फ्रिक्शन की वजह से किसी भी स्लिपरी सरफेस पर जो फ्रिक्शन कम लग रहा है, स्लिपरी सरफेस क्या होगा, जैसे ये कोई बर्फ़ की लेयर है ये वाली, अगर हम इस पर चलते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगा जिसकी वजह से हम उस पर नहीं चल पाएंगे या फिर उस पर चलना कठिन होगा। ठीक है, ये था कि किसी भी ग्राउंड पर जब हम चलते हैं। और अगर हम इसके अगले एप्लीकेशन की बात करें, अगला एप्लीकेशन है वाई द गन रिकॉइल। जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है तो वो पीछे की तरफ धक्का मारती है, जिसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। व्हेन द बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब किसी गन से बुलेट को फायर किया जाता है, द फोर्स सेंडिंग द बुलेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू द फोर्स सेंडिंग द गन बैकवर्ड। जो फोर्स उस बुलेट पर आगे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स उस गन पर पीछे की तरफ लग रहा है। बुलेट आगे की तरफ जा रही है लेकिन गन पीछे की तरफ जा रही है। बट ड्यू टू
हाई मास ऑफ गन इट मूव ओनली ए लिटिल डिस्टेंस। बुलेट का मास कम होता है, गन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए बुलेट ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ जाती है, लेकिन गन का मास ज़्यादा होता है तो गन एक छोटे अमाउंट में पीछे की तरफ जाती है। एंड गिव ए बैकवर्ड जर्क और किक टू द शोल्डर ऑफ द गनमैन, और पीछे की तरफ एक धक्का मारती है जिसको हम जर्क बोलते हैं। जर्क होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर अचानक से लगा हुआ फोर्स या फिर जैसे बोले अचानक से लगा हुआ धक्का, ठीक है। द गन इज सेड टू बी रिकॉइल्ड, कब? जब बुलेट आगे की तरफ जाएगी और गन पीछे की तरफ जाएगी, जिसको बोलते हैं रिकॉइल ऑफ द गन। ये था दूसरा एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन बात करें, द फ्लाइंग ऑफ जेट एरोप्लेन्स एंड रॉकेट्स। किसी भी एरोप्लेन या जेट का उड़ना, वो कैसे होता है? जेट एरोप्लेन्स यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जो जेट एरोप्लेन होते हैं वो किस एप्लीकेशन पर काम करते हैं? एक्शन और रिएक्शन पे। इन द मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट, जो आजकल के मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें द हॉट गैसेज ऑब्टेन्ड बाय द रैपिड बर्निंग ऑफ फ्यूल रश आउट ऑफ जेट ए नोजल एट द रियर एंड, मतलब बैक एंड ऑफ द एयरक्राफ्ट एट ग्रेट स्पीड। किसी भी एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल होता है वो तेज़ी से जलता है, उस तेज़ी से जलने की वजह से उसमें से गैस प्रोड्यूस होती है जो पीछे की तरफ निकलती है। कैसे? किसी भी एयरक्राफ्ट में जो फ्यूल होता है वो जलता है और जो गैसेज होती हैं वो पीछे की तरफ निकलती हैं। द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ द बैकवर्ड गोइंग गैसेज पुशेस द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड एंड एट ए ग्रेट स्पीड। जो गैसेज पीछे की तरफ निकल रही हैं वो एक धक्का लगाती हैं, वो एक फोर्स लगाती हैं जिससे कि जो एयरक्राफ्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है। एयरक्राफ्ट आगे की तरफ मूव करता है किसकी वजह से? जो फ्यूल बर्न हो रहा है उसमें से जो गैसेज निकल रही हैं उनकी वजह से। ये था एयरक्राफ्ट का। आगे अगर हम बात करें फिर है द केस ऑफ ए बोट एंड द शिप। किसी भी बोट या शिप का केस हो। व्हेन ए मैन जंप आउट द बोट द बैंक ऑफ द रिवर। जब किसी भी शिप या बोट में से कोई मैन किसी नदी के किनारे आता है, द बोट मूव फॉरवर्ड, और जो बोट होती है वो पीछे की तरफ जाती है, अवे फ्रॉम हिम, उस पर्सन के दूर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्टेप आउट ऑफ द बोट द मैन प्रेसेस द बोट विद हिज फीट द बैकवर्ड डायरेक्शन। जब कोई भी पर्सन किसी बोट से नदी के किनारे पर उतरता है तो उसके पैर से वो बोट पीछे की तरफ जाती है। द बोट एक्सर्ट एन इक्वल फोर्स ऑन द मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन क्या होता है कि जो बोट है वो भी उस पर्सन पर आगे की तरफ उतना ही फोर्स लगा रही होती है जितना कि पर्सन उस बोट को पीछे की तरफ लगा रहा होता है। दिस force exerted by the boat on the man is reaction force, since the boat floating on water and not fixed it move backward due to the action force exerted by the man। बोट किसकी वजह से पीछे, देखो पानी है, वो क्या नाम है, कोई सॉलिड सरफेस नहीं है, जिसकी वजह से जो मैन उस बोट पर फोर्स लगा रहा है, बोट पीछे की तरफ जाती है, और जितना फोर्स मैन बोट पर लगा रहा है उतना ही फोर्स बोट मैन पर लगाती है, जिससे कि मैन आगे की तरफ जाता है। ठीक है, ये था बोट और मैन का। अगर हम देखें, व्हेन अ बोटमैन वांट टू टेक अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, दस ही सिट्स इन द बोट एंड पुश द रिवर बैंक विद ओर। वो जब कोई बोटमैन बोट को पानी में ले जाना चाहता है तो क्या करता है, बोट में बैठ जाता है और जो उस पर चप्पू होता है जिससे बोट को आगे की तरफ चलाया जाता है, उससे वो
धक्का लगाता है बोट में। कैसे? उसको उस प्लेस के या उस बैंक से सटा के इस पर धक्का लगाता है, इससे एक बोट आगे की तरफ चलती है। ठीक है, ये था चौथा केस। पांचवा, द केस ऑफ हॉर्स पुलिंग ए कार्ट। जैसे कोई घोड़ा आगे की तरफ जाता है तो जो उस पर जो बग्गी होती है उस पर जो फोर्स लगता है वो भी घोड़े की वजह से आगे की तरफ लगता है। टू मेक द कार्ट मूव द हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड एंड पुश द ग्राउंड विद फीट। घोड़ा आगे की तरफ झुक के चलेगा, आगे की तरफ चलेगा, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पर फोर्स लगाएगा। When the forward reaction to the backward push the horse is greater than the opposing frictional force, the wheel, the cart move। जब जो घोड़े ने उस सरफेस पर या सड़क पर जो फोर्स लगाया वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो व्हील होते हैं उनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम हो जाता है और जो कार्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है। ये था पांचवा केस। ठीक है, अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे तुमने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि जो होल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी होती है, वो कांस्टेंट रहती है। क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, केवल और केवल उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, वो क्या है? व्हेन टू और मोर बॉडी एक्ट अपॉन वन अनदर। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडी एक दूसरे पर जो मूवमेंट लगाती हैं, मूवमेंट का मतलब है इम्पैक्ट, एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे इम्पैक्ट, एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे इम्पैक्ट, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। उनका जो टोटल मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा, प्रोवाइड नो एक्सटर्नल फोर्स आर एक्टिंग। उन पर जब कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता तब। या फिर हम बात करें, दिस लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉर बी टेस्टेड, कि मोमेंटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना टेस्ट किया जाता है। ये थे आज के दो टॉपिक। ठीक है, इससे आगे हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, तो अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे हम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है इस चैप्टर के में तो कमेंट करें और शेयर करें। आपके देखने के लिए थैंक यू।